नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निशा एंड वेलकम टू माय चैनल सरकारी गर्ल डायरीज। आप मैंने एक पोस्ट डाली थी कि आरपीएससी आईएएन मेन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप उस पोस्ट पे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, डाउट्स आए हैं, तो आज मैं उन्हीं डाउट्स को आप क्लियर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला डाउट था वो ये था, आजम नाम से है कि विच कैलकुलेटर अलाउड इन एंड इमेजेस एंड कोड और नेम। तो कैलकुलेटर वैसे एक नोटिफिकेशन आया था जो कि आरपीएससी के द्वारा निकाला गया था, जिसके अंदर लिखा था कि कैलकुलेटर साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल ही अलाउड है। तो उसके अंदर बहुत सारे टाइप के कैलकुलेटर आते हैं, आप देख सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया था वो तो 9991 MS यूज़ किया था। ये मतलब सफिशियंट है, आरपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं आप उससे सॉल्व कर सकते हैं 991 MS से। और मोस्टली हमारे बैच में सबने वही यूज़ किया था। 82 वाला जो आता है वो थोड़ा सा कम, मतलब उसमें फंक्शंस होते हैं, तो आप 991 MS यूज़ कर सकते हैं। और एक ने पूछा था कि 991 ES या 991 CW यूज़ कर सकते हैं क्या, तो एक मेरी फ्रेंड ने 991 CW भी यूज़ किया था। तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर ही है, लेकिन उसका कुछ अब नए प्लस वाले वर्जन आ रहे हैं, एडवांस न्यू जनरेशन वाले वर्जन आ रहे हैं, तो उनमें मुझे पूरा श्योर तो नहीं है, पर उनकी वैसे आरपीएससी में ज़रूरत नहीं है। तो आप नॉर्मल कैलकुलेटर 991 MS या 991 CW ये यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल है, जिसके अंदर मतलब स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते जिसके अंदर आप फॉर्मूला वगैरह स्टोर कर सकते हैं। बाकी साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल सारे अलाउड है। बाकी आप गूगल पे चेक कर लेना जो आप यूज़ कर रहे हैं वो साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल है या नहीं है। जो अगला क्वेश्चन था संगीता का, कि कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो कन्वेंशनल के लिए मतलब जो आप अब, क्योंकि टेक्निकल में आप कन्वेंशनल अप्रोच आपको लगानी है। बहुतों के ये भी क्वेश्चंस थे कि कन्वेंशनल हमने ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा है, हमारी कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है, तो कन्वेंशनल अप्रोच से कैसे पढ़ाई करें। तो हमारी भी जब हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो किसी की भी कन्वेंशनल अप्रोच नहीं थी, लेकिन आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें। जो ईएसी मेंस की बुक है वो प्रेफर करें। ईएसी की जो मैंने जो यूज़ की थी वो मेड इजी की बुक ली थी, ईएसी मेंस की जो मुझे मिली थी कोचिंग के टाइम पे। उसके अंदर सारे कन्वेंशनल आंसर्स आपको मिल जाएंगे जो ईएसी के अंदर आए हैं, और ईएसी में जो क्वेश्चन है अगर आप वो भी कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्योंकि इतने सालों के आप पेपर सॉल्व करेंगे उनमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो ईएससी की सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें। और कन्वेंशनल अप्रोच लगाने के लिए आपको किस तरीके से आंसर को बनाना है वो मैं आपको एक और वीडियो कल डालूंगी कन्वेंशनल पेपर के लिए, टेक्निकल के लिए, उसमें बताऊंगी अच्छे से। अगला जो मनीष कुमार का क्वेश्चन था कि मेंस में एग्जामिनर थ्योरी के टाइम ग्रामर पर ध्यान तो ज़्यादा नहीं देते हैं। आपको केवल ग्रामर हिंदी में ही ध्यान रखना है। हिंदी का जो पेपर होता है उसमें आपको ग्रामर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में ग्रामर चेक होती है, लेकिन जो दूसरे पेपर है जैसे कि सोशल एस्पेक्ट है या फिर आपकी टेक्निकल के पेपर है उनमें ग्रामर नहीं देखी जाएगी, उनमें आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं है वो देखा जाएगा। केवल आपका जो लिखावट देखी जाएगी, लिखावट सही है कि नहीं, प्रेजेंटेशन सही है कि नहीं वो देखा जाएगा, उसमें ग्रामर नहीं देखा जाएगा। तो ग्रामर का कोई टेंशन नहीं है। अगला जो है वो उसमें एक क्वेश्चन था कि स्पेस डिफाइंड होता है तो उसमें कैसे लिखिए और प्रैक्टिस कैसे करें स्पेस के लिए। हाँ, स्पेस डिफाइंड होता है, वर्ड लिमिट भी डिफाइंड होती है मेंस के अंदर। तो स्पेस जो डिफाइंड है आपको उसमें ही लिखना है। उसके लिए मैंने कैसे लिखना है उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि आपकी एक लाइन में 10 वर्ड्स आ रहे हैं और आपको 50 वर्ड्स का आंसर लिखना है, तो आप उसको 5 या 6 लाइन में लिख सकते हैं। वर्ड लिमिट को भी कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें, ये ज़रूरी है मेंस के पेपर में। उसके अलावा स्पेस जो डिफाइंड है उसमें प्रैक्टिस करने के लिए आप देखेंगे तो आपको कई कोचिंग्स में वर्क बुक्स मिल जाएंगी, वो वर्क बुक खरीद लिए सब्जेक्ट वाइज, तो आप उन सब्जेक्ट की उस वर्क बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन रखें और टेस्ट सीरीज को इफेक्टिव कैसे बनाएं, और टेस्ट सीरीज कितनी लेनी चाहिए, क्या प्रोसीजर है, ये सारे क्वेश्चन है। तो टेस्ट सीरीज पे मैं बोलूंगी कि आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही ले, क्योंकि आपको रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से काम नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ही लेनी पड़ेगी। वो बेटर रहेगा ऑप्शन, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और कहाँ कब ले कैसे ले तो अभी आप तैयारी करें, और मेरे अकॉर्डिंग मेरे जो सजेशन है वो ये है कि आप दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लें। अगर आप मतलब 3 महीने पहले स्टार्ट कर ले, जब तक आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी होगी, सारे सब्जेक्ट को एक एक बार आप कवर कर ले, उनके क्वेश्चन कर ले, फिर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें, ताकि आपको जब पेपर दे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बना रहे और आपको आप अच्छे से उन पेपर को दे पाए। उसके अलावा एक पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सोशल एस्पेक्ट हिंदी में दे सकते हैं क्या। तो मैंने पूछा है, वैसे सोशल एस्पेक्ट को हिंदी में नहीं दे सकते, सोशल एस्पेक्ट को आपको इंग्लिश में ही लिखना है। और सोशल एस्पेक्ट में हमारे टाइम पे भी सबने इंग्लिश में ही लिखा है, क्योंकि इसमें पूछा पहले भी आपको पूछा गया होगा फॉर्म में कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपने इंग्लिश ही भरी होगी, क्योंकि आप टेक्निकल का पेपर इंग्लिश में ही देंगे, तो आपको सोशल एस्पेक्ट का भी इंग्लिश में ही पेपर देना है। और इंग्लिश में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके अंदर ग्रामर सही लिखनी है, उसके अंदर बस आप जो फैक्ट्स लिख रहे हैं वो सही होने चाहिए। अगर आपकी ग्रामर वीक भी है तो चल जाएगा सोशल एस्पेक्ट में, लेकिन आपको देना इंग्लिश में ही है सोशल एस्पेक्ट का पेपर। उसके अलावा
एक अदर स्टेट वालों का क्वेश्चन आता रहता है कि अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो अदर स्टेट वालों का भी सिलेक्शन होता है, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होएगा ही। हमारे टाइम पे भी हुआ है, जो मैंने एक वीडियो डाली थी जो विदाई वाली ओटीएस के अंदर, वो जो लड़का था वो भी अदर स्टेट का ही है, उसको भी सिलेक्ट हुआ है, पीडब्ल्यूडी में है अभी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, अदर स्टेट के हो सकते हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और फीमेल्स का पूछ रहे थे कि फीमेल्स मेल में आएगी या फिर गर्ल्स में आएगी। तो जो अदर स्टेट की फीमेल्स है वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो जनरल गर्ल्स में ही कंसीडर की जाएगी। जनरल गर्ल्स के अंदर ही उनकी जो जनरल गर्ल्स की कट ऑफ होगी वही अदर स्टेट फीमेल की कट ऑफ होगी। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि जनरल कैटेगरी में अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस में किस में कंसीडर होंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर रहे हो और आपकी कोई कैटेगरी है तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होगा। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आपने हिंदी में, आपने बताया कि आपने हिंदी में सारे याद किए थे, तो क्या आपने सच में सारे याद किए थे या फिर सारे याद कैसे करें, क्या ट्रिक है। तो गाइज मेरा तो ये था कि मैं हिंदी बहुत वीक है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिंदी में फेल हो जाऊंगी, मुझे बहुत बहुत टेंशन थी हिंदी की। इसलिए मैंने ये सोचा था कि, और मेरी ये लाइफ की यही मतलब मेरा स्ट्रेटेजी तो लाइफ की यही है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके लिए अपने 100 से भी ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ, मुझसे जितना ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है मैं वो सब कुछ करती हूँ। तो मुझे हिंदी में, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे से निबंध और लेटर इतना अच्छे से नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि मेरी वीक है हिंदी। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ग्रामर में ही अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगी। तो मैंने सच में सारे याद किए थे। अगर मैं आपको इसके लिए एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने मेरी बुक निकाली है, ये मेरी बुक की हालत है, ये 2 टुकड़ों में हो गई है और इसमें मैंने ये सिलना भी पड़ा था मुझे, क्योंकि मैंने इसमें से इतनी पढ़ाई की थी कि इसकी ये हालत हो गई थी। ये मेरी बुक है जिससे मैंने पढ़ा था। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं सारे टिक करके पढ़ती थी। ये मैंने सारे पढ़े हैं, जितना मुझसे हो सकता था मैंने सारे लर्न किए थे। और मैंने जो किस तरीके से लर्न की उसकी स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई थी। रोज थोड़े थोड़े लर्न करती थी और प्लस संडे को 10-20 का कुछ एक टेस्ट दे देती थी, या किसी को बोल के उनसे कुछ क्वेश्चन ले लेती थी, वो दे देती थी। तो उस तरीके से मैंने हिंदी को किया है। और अगर मेरे से नहीं याद होते तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की खुद की ट्रिक बनाई है। तो आप बैठे कुछ भी, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप कुछ भी ट्रिक बना के उसको याद कर ले। धीरे धीरे करेंगे तो आपसे इतने क्वेश्चन तो याद हो जाएंगे कि उनमें से पेपर में आ जाएगा। और बाकी जो उपसर्ग प्रत्यय संधि ये सारी चीजें, इनमें मैंने याद नहीं किया था, इनके अंदर मैंने कंसेप्ट को समझा था। आप कंसेप्ट समझोगे तो आपको कंसेप्ट से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया और उसके आप हफ्ते में भी 10-20 क्वेश्चन, रोज 10-10 क्वेश्चन भी करते रहेंगे कंसेप्ट पे, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे, क्योंकि इनमें कंसेप्ट होता है, इनमें रटना नहीं है। रटना केवल आपको विलोम, पर्यायवाची या फिर मुहावरे, इनको आपको रटना पड़ेगा क्योंकि इनमें और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था वो ये था कि ट्रैक कैसे करें, कि हम जैसे कोई हम तैयारी कर रहे हैं तो हम एकदम ट्रैक कैसे करें कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। तो आप उसके लिए एक तो टेस्ट सीरीज दें। अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसके अलावा रैंडमली आपने जैसे 10 दिन पहले कोई सब्जेक्ट की थी, उस सब्जेक्ट रैंडमली उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन उठा के सॉल्व करें, तो आपको पता लग जाएगा कि वो सब्जेक्ट मुझे याद है या नहीं है, वो मेरे से सॉल्व हो रही है या नहीं है। के अलावा एक क्वेश्चन था कि प्री एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा। तो प्री एग्जाम का मेरे अकॉर्डिंग 1 महीने में रिजल्ट आ ही जाएगा। तब तक अगर आपके मैंने जैसा बोला है गर्ल्स के, तो मुझे लगता है कि आपको सबको ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उसको थोड़ा सीरियसली ले। आपके लिए अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और बॉयज़ में भी अगर आपके 70+ भी है तो भी आप स्टार्ट कर दे तैयारी, क्योंकि कम भी जा सकती कट ऑफ, होप तो रखनी ही चाहिए, चांसेस तो है ही है। तो आप कुछ ना कुछ टेक्निकल की तैयारी स्टार्ट कर दे ताकि वो ये जो टाइम है वो वेस्ट ना हो आपका। तो सोशल एस्पेक्ट में कितने मार्क्स थे मेरे, ये भी बच्चे पूछ रहे थे। तो सोशल एस्पेक्ट में मैंने बोला था 70+ मार्क्स थे। मैंने अभी टेलीग्राम पर भी बताया था और उसमें अभी वाली वीडियो में भी डाला था। पहले वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने कमेंट में क्लैरिफाई कर दिया था, वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उस टाइम सब्सक्राइबर नहीं थी, तो मेरी मेमोरी मिस्टेक की वजह से मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, लेकिन क्लैरिफाई कर दिया था। क्योंकि जो टॉपर है उसी के ही हमारे टाइम पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स 74 ही थे और मेरे थे 72 मार्क्स, क्योंकि मैंने मतलब सेल्फ स्टडी से ही अचीव किए थे। जो मैंने मेरी स्ट्रेटेजी बताई मैंने वही फॉलो की थी, खुद के ही नोट्स बनाए थे। तो मेरे 72 मार्क्स थे सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर। और मेरे जो नोट्स है ईएसी के भी कुछ नोट्स है जो कॉमन टॉपिक है, वो तो मेरे को मिल गए थे तो मैं आपको भेज दूंगी। लेकिन मेरे जो खुद के नोट्स थे वो मैं क्या रफ कॉपी में बनाती थी। उस टाइम बजट का इशू था, तो जैसे मैंने राजस्थान जीके की भी रफ कॉपी में ही नोट्स बना रखे हैं, उसी तरह मैंने सोशल एस्पेक्ट की भी रफ कॉपी में ही नोट्स बनाए थे। तो वो रफ कॉपी कहीं पे मिस हो गई है, शायद वो कहीं हो गई है, मिल नहीं रही है, इसलिए मैं नहीं भेज पा रही हूँ। पर मेरे ईएससी के मैं आपको भेज दूंगी। और बाकी मैंने जो बताया है, अगर आप सेल्फ के नोट्स बनाओगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मुझे पता है ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, पर जो कर लेंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो कर सकते हैं, यहाँ सेल्फ के नोट्स बना सकते हैं अच्छे से उसको, क्योंकि
क्योंकि सोशल एस्पेक्ट में जो नंबर आते हैं वो सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन पे ही होते हैं, आप किस तरीके से उस आंसर को लिख रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से लिख रहे हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि टॉपिक स्टडी करवा दो, एक कुछ बच्चे ने लिखा था, कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे थे कि वो स्टडी करवा दो। तो वो जो टॉपिक्स है वो मैंने देखा है कि वो ईएससी में भी कॉमन है, तो मैं आपको मेरे नोट्स भेज सकती हूँ स्टडी कराने के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टडी करा पाऊँ, और मैं आपको अगर प्रॉमिस भी कर लूँ और मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे नोट्स में ज़रूर भेज दूँगी। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि किस सब्जेक्ट को कितनी प्रेफरेंस देनी है, टाइम टेबल, शॉर्ट नोट्स, ये सब तो टेक्निकल की जो एक स्ट्रेटेजी वीडियो है या जो मुझे पता है, मैं जो बताना चाहती हूँ मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी अच्छे से कि कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है और क्या क्या पढ़ना है, मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, वो सारी चीज़ें मैं अपनी एक नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में बताऊंगी। उसके अलावा पेन का पूछ रहे थे, तो बॉल पेन अलाउड होता है और जनरली ट्रांसपेरेंट पेन अलाउ होते हैं ताकि उसमें कुछ छुपा ना हो। तो बॉल पेन, ट्रांसपेरेंट पेन आप कोई सा भी ले लें, उससे आप पेपर दें। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारी 9 to 6 जॉब होती है, उसके बाद हमें तैयारी भी करनी है, तो हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें। तो मैं यही बोलूँगी कि जब मेरी लाइफ में तो यही करती हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए मैं अपने 100 से भी ज़्यादा एफर्ट्स देती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है। तो अगर आपका ये ड्रीम है, अगर आपको ये जॉब चाहिए, जो आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना है और ये चाहिए, तो आप उसके लिए अब अभी मुझे पता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आप सुबह पहले 5 बजे उठ के पढ़े, लेकिन आप पढ़ाई करें। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए कंफर्ट छोड़ के पूरा 100% एफर्ट दें। 5 बजे उठ के पढ़े, जॉब से पहले पढ़े, आके थोड़ा देर रेस्ट करें, उसके बाद आप पढ़े। और मेरा यही रहेगा कि आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक बार तो जैसे आपने ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी पढ़ी थी उसी तरह सारे सब्जेक्ट की एक बार तो थ्योरी पढ़ लें कि सब सारे सब्जेक्ट के फॉर्मूले क्या है, थ्योरी क्या है, बेसिक्स क्या है। उसके बाद उसी सेम सब्जेक्ट की जिसकी आपने अभी थ्योरी पढ़ी है उसके ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, और एक आरपीएससी 2 बार हो चुका है ईएन, उन दोनों के क्वेश्चन आप लगा लें। इतना आप कर लेंगे तो भी काफ़ी ये सफिशियंट है। और हिंदी में आरएस के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगा लें, और सोशल एस्पेक्ट में तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोशल एस्पेक्ट में कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या आएगा। जो 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 भी सब सिलेबस है वो सारे टॉपिक्स एक बार देख लें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको जॉब चाहिए ही है तो उसके लिए 100 से भी ज़्यादा एफर्ट्स दो। आप सुबह उठ के पढ़ाई करो 5 बजे से, 5 से लेकिन 8 या 9 बजे तक पढ़ाई करो, इनफ है। अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे तो आपके चांसेस है सिलेक्शन के। एक और क्वेश्चन था कि 18 का मेरा क्लियर नहीं हुआ था, कोचिंग ज्वाइन करूँ या सेल्फ स्टडी करूँ। तो आपका 2018 का क्लियर नहीं हुआ था, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसके लिए पढ़ाई तो की ही होगी, आपके कंसेप्ट तो क्लियर ही होंगे। तो अगर आपको हो सकता है कोचिंग करने पे आपके पास इतना टाइम ना बचे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ स्टडी करो। और अगर आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लो और सीख लो कि कैसे क्या कंसेप्ट है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो जितनी आपसे हो सकती है, और इस बार अपना 100% एफर्ट्स दो ताकि इस बार आपका क्लियर हो जाए। एंड आई होप कि आपका क्लियर हो जाए। हिंदी प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक कहाँ से ले, मतलब हिंदी प्रैक्टिस कैसे करें। तो हिंदी एक क्वेश्चन, एक मतलब स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हिंदी की प्रैक्टिस कैसे करें। तो हिंदी प्रैक्टिस के लिए मेरा ये सजेशन है, वर्कबुक ले लें, आप वर्कबुक से प्रैक्टिस करें, या फिर आप किसी भी फ्रेंड से बोले कि आप मुझे मुझे 10 हर हफ्ते 10 या 20 क्वेश्चन दे, मैं उसको सॉल्व करूंगी या करूंगा। आप उसको सॉल्व करते रहे। अगर आपके पास कोई नहीं है जो आपको क्वेश्चन दे सकता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले लें। आप चैट जीपीटी पे जो भी आपका जैसे टॉपिक है उसके सारे फोटो खींच के चैट जीपीटी पे भेज दो और उसको लिख दे कि मुझे इसमें से रैंडमली 20 क्वेश्चन उठा के दो, तो चैट जीपीटी आपको 20 क्वेश्चन उठा के दे देगा, आप वो सॉल्व कर ले। तो इस तरीके से आप स्मार्टली आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं बीच बीच में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि मेंस की आंसर कॉपी आप प्लीज़ प्रोवाइड किए करिए। तो मैंने बता चुकी हूँ कि मैंने मेंस की कॉपी नहीं मंगाई थी, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से पूछा है या मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिल पाती है मेंस की कॉपी तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। एक और शिवानी रावत करके एक इसका कमेंट था कि आप प्लीज़ मैम कोचिंग रिकमेंड करिए। तो मैं कोचिंग रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एक ही कोचिंग की है, मुझे उसी के बारे में पता है, और कौन दूसरी कोचिंग्स अच्छी है या बुरी है उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मैंने मेडिजी से कोचिंग की थी, मेरे लिए तो अच्छी थी, इफेक्टिव थी, अच्छी कोचिंग थी। उस टाइम पे टीचर्स अलग थे। तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि जसपाल सर है तो वो अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़े, मतलब कैसा रहेगा नहीं रहेगा। तो मेरे को तो उन्होंने मेडिजी में एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाई थी और बहुत अच्छी पढ़ाई थी। मुझे तो इतना ही पता है, सोशल एस्पेक्ट मैंने उनसे नहीं पढ़ी, मैंने सेल्फ पढ़ी है, तो मैं उसके बारे में भी नहीं बता सकती हूँ। और कोचिंग वैसे देखा जाए तो अच्छी मेडिसी अच्छी कोचिंग है, जॉनटेक भी है, ऐसे काफ़ी कोचिंग से आप जो कोचिंग जिन्होंने की है आप उनसे सजेशन ले सकते हैं कि वो अच्छी है या नहीं है।
उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि स्टील और सॉइल और इनमें कुछ टॉपिक्स बता दीजिए। तो टेक्निकल का मैं अगली वीडियो में बताऊंगी अच्छे से। उसके बाद एक एक ने लिखा था कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दो मैम। तो ये है कि मैं अभी जॉब के साथ इतना सारा मुझसे अभी फ़िलहाल मैनेज नहीं हो पाएगा, मैं इसके बारे में सोचूँगी। बाकी मैंने टेलीग्राम पे मैं पूरा शेयर करती हूँ, एक मेंस का ग्रुप भी है डिस्कशन वाला, उसमें भी मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं लिखती रहती हूँ, या फिर होगा तो मैं अपना भी डिस्कशन का एक ग्रुप बना लूँगी उसमें, ताकि मुझे जब टाइम मिले तो मैं उसमें आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। और बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की, जितनी मेरे पास टाइम मिलेगा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, एक का था कि एंड मोमेंट पे एक का मतलब, एक ने कुणाल शर्मा करके उन्होंने लिखा था कि मेरे को एंड मोमेंट पे रिग्रेट होता है कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई, मैं एनालाइज नहीं कर पाता हूँ। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप आपके जो भी नोट्स है, जो भी नोट्स आपके जैसे जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए आपने पढ़े हैं, नोट्स से पढ़ रहे हैं या बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उनको पहले पढ़े आप। सबसे पहले नोट्स को पढ़े। उसके बाद जो आपके आरपीएससी के 2 पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसी को आप सेंटर पॉइंट रखते हुए तैयारी करें, जिससे आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। आपको पता होगा कि मुझे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं पहले। उसके अलावा एक ने पूछा था कि आरपीएससी जेईएन प्री और आरपीएससी आईएन मेंस दोनों का एक साथ पैरेलली कैसे तैयारी करें। तो कोई भी चीज़ आप ये, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है एक सब्जेक्टिव है, तो आप पैरेलली तो नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो किसी को भी आप 100% एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप आरपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपका कहीं ना कहीं टेक्निकल अच्छा हो ही जाएगा, जो कि एसएससी जेई में भी काम आ जाएगा। लेकिन आप एक पे पूरा अच्छे से फोकस करें, तभी आप किसी को क्लियर कर पाएंगे। दोनों पे फोकस करने पे आप एक को भी अच्छे से 100% एफर्ट्स के साथ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक था कि पीआरडी की कट ऑफ एग्रीकल्चर सिविल की कंबाइंड होती है या नहीं होती है, एक क्वेश्चन था, पर इसका मुझे कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी, पर इसका पता करके मैं बताती हूँ आपको। एक और क्वेश्चन था, एन मेंस 2018 की बुक है मेरे पास, तो मैं उसी से पढ़ लूँ या कोई नया एडिशन लेना चाहिए मुझे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नया वाला एडिशन लो, क्योंकि 2018 के बाद बहुत सारे ईएसी के पेपर भी हो चुके हैं। तो उन सब पेपर्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे नई एडिशन वाली बुक लेके ही पढ़ाई करें। एक और क्वेश्चन था मेंस का लेवल ज़्यादा हो सकता है क्या, जैसे प्री का लेवल था। तो जिस प्री का लेवल आई थी तो मेंस का भी हो सकता है हाई लेवल, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सारे ही क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसे ही आएंगे। मेंस में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल से, उससे ज़्यादा हाई नहीं आ सकते। मेंस के लिए नोट्स के लिए सजेशन दे दो, एक ने लिखा था। तो मेंस के नोट्स तो मैंने जो नोट्स भेजे वो भी मैंने मेंस के लिए अच्छे हैं, मतलब उनको मेंस के लिए पढ़ सकते हो, मैंने भी उसी से ही पढ़ाई की है। बाकी आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं अगर आपको पता है कोई अच्छी कोचिंग को। इस एक ने क्वेश्चन पूछा था कि 2 और 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो 2-5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप एसएससी और ईएसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, उनके अंदर आपको छोटे वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और एक और मेरी सजेशन है कि आप ईएससी के जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें। टफ लेवल के अभी सॉल्व ना करें, क्योंकि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पे कॉन्फिडेंस भी गिरेगा, और बहुत ज्यादा आरपीएससी में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ईएससी का लेवल थोड़ा हाई होता है। और उसके अलावा आप में से बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपके मेंस के मार्क्स कितने हैं वो भी बताओ। मैंने पहले भी बताए हुए हैं अपने एक वीडियो में, और मैं फिर से बताऊंगी आज। मेरे जो मार्क्स थे हिंदी में वो 46 थे, सोशल स्टडी में मेरे 72 मार्क्स थे, सिविल इंजीनियरिंग 1 में मेरे 137 मार्क्स थे, और सिविल इंजीनियरिंग जो 2 पेपर था उसके अंदर मेरे 113 मार्क्स थे। और और मेरे जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो कम थे, पता नहीं, मतलब वैसे मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन मेरे इंटरव्यू में 31 मार्क्स ही दिए थे मुझे। जबकि मुझे 50 से 55 एक्सपेक्टेड था पूरा, लेकिन मुझे 31 ही मिले। तो इंटरव्यू को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, इंटरव्यू में कितने मार्क्स आएंगे कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर मेरे खुद, एक तो आरपीएससी के चेयरमैन थे, और 2 और जो मेंबर थे वो दोनों मेरे खुद के प्रोफेसर थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे दोनों। तो उनको देख के मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था, मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, सारे टेक्निकल के आंसर मैंने दिए थे। सिर्फ एक नॉन टेक का आंसर था, मतलब थोड़ा सा जनरल आंसर था, वो मैं नहीं दे पाई थी। बाकी मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, पर स्टिल मुझे 31 मार्क्स ही दिए गए, जबकि बहुत लोगों के 50-55 मार्क्स थे। मेरे भी एक्सपेक्टेड था मुझे कि मुझे 50-55 मार्क्स मिलेंगे। तो इंटरव्यू में तो आप कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, और ना ही कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि आप मेंस में इतने अच्छे नंबर लेके आ जाए, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से नंबर लेके आ जाए कि आप इंटरव्यू में कम भी हो तो आपका सिलेक्शन हो पाए। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आंसर कर दिए। और भी आपके कुछ डाउट्स होंगे, मैं और वीडियो बना के आपकी ज़रूर क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में टेक्निकल की बनाऊँगी, जिसके अंदर टेक्निकल की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए,
सॉल्व करने के लिए वो बताऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।